हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर। ऑलरेडी एक वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि ग्रीवियंसेस होते क्या हैं, वर्कर्स को किस तरह के ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, टाइप्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ग्रीवियंसेस के। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ग्रीवियंसेस हैं इनका रिड्रेसल कैसे किया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, कैसे आप अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर का हम मीनिंग कर लेते हैं। सो ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर इज द फॉर्मल सिस्टम फॉर डीलिंग विद द एम्प्लॉयज ग्रीवियंस। सो ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर है क्या? ये एक फॉर्मल सिस्टम है जिसमें आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स through which an affected employee can take his grievance to the successively higher level of management for redressal. So इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू जो एम्प्लॉई है उसको भी पता है कि अगर वो अपने जो ग्रीवियंसेस हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी शिकायतें हैं, उनको हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक लेके जाना चाहता है रिड्रेसल के लिए, तो कैसे वो उनको लेके जा सकता है। स्टेप्स इन ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर है हमारे पास। क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंस। तो यहाँ सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसका काम है अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंसेस को आइडेंटिफाई करना, यानी कि सबसे पहले तो आप ये मैनेजमेंट पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देन सेकेंड इज़ डिफाइन करेक्टली। डिफाइन करेक्टली में मैनेजमेंट का काम है अपने एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं उनको डिफाइन करना, उनको एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। देन नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में जो मैनेजमेंट है उसका काम है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल डाटा है वो सारा का सारा वो कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे। देन उस डाटा को फोर्थ स्टेप में आके एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद उसको डीपली स्टडी करने के बाद उससे उसके जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपको लगता है कि इसके ये ऑल्टरनेटिव्स हैं इसको सॉल्व करने के, वो ऑल्टरनेटिव्स रेडी किए जाते हैं। एंड देन फिफ्थ स्टेप में हम उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पिक करके उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवा देते हैं ताकि फटाफट से जो एम्प्लॉई का ग्रीवियंस है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सके। एंड लास्ट स्टेप हमें कहता है कि एक बार आपने उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, आपको उसको इम्प्लीमेंट करवाने के बाद फॉलोअप देना भी बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप का मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम रीचेक करते रहना चाहिए कि क्या वो जो आपने सोल्यूशन उसको दिया था या जो सॉल्व की थी आपने प्रॉब्लम, वो इन फ्यूचर दोबारा राइज तो नहीं हो गई या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी, तो उसको दोबारा रिव्यू देने की ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। तो ये मॉडल हमें बताता है कि एम्प्लॉई की जो ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर है उसमें कितना कितना टाइम किस लेवल पे लगता है उसको सॉल्व करने में। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सबसे पहले हमारे पास है एग्रीव्ड एम्प्लॉई होता है। एग्रीव एम्प्लॉई वो एम्प्लॉई है जिसको कोई ना कोई शिकायत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जो प्रॉब्लम है या जो अपनी शिकायत है उसको किसके पास लेके जाएगा? वो लेके जा सकता है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया एक ऑफिसर होता है जिसका काम ही यही है कि अपने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पे उसका जो वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, he has to give the answer within 48 hours of the representation of the complaint। तो 48 घंटे का टाइम मिलता है उसको अपने एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब सपोज कि यहाँ पे उसने कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है लेकिन एग्रीव्ड एम्प्लॉय जो है हमारा वो उस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है या ये गलत डिसीजन आया है, तो वो आगे इसके लिए फर्दर अपील कर सकता है। वो कहाँ कर सकता है? उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जाके मिल सकता है, उसको रिटर्न में अपनी कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। यहाँ पे जो HOD है उसके पास टाइम होता है 3 days का। सो विद इन 3 days HOD हैज़ टू प्रेजेंट हिज आंसर। तो उसको 3 दिनों में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन उसने दे दिया HOD ने, अगर तो एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाइड है तो ओके, बट यहाँ पे भी अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो फर्दर इसके लिए अपील करने के लिए कहाँ जा सकता है? वो अपनी शिकायत ग्रीवियंस कमेटी के पास लेके जा सकता है। तो यहाँ पे जो ग्रीवियंस कमेटी है वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि वो एक कमेटी है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिसको स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए ही मैनेजमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो वो ग्रीवियंस कमेटी जो है वो विद इन 7 days अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करेगी और
7 दिनों के अंदर जो भी रिकमेंडेशन उसने रेडी की हैं वो उन्होंने चीफ एग्जेक्टिव को प्रोवाइड करनी है, और चीफ एग्जेक्टिव उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसको वो आगे वर्कर को कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे भी हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, देन लास्ट ऑप्शन है आपके पास, एम्प्लॉय के पास, कि वो अपनी जो ग्रीवियंस है, जो अपनी प्रॉब्लम है, उसको किसी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के पास फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए भी उसके पास 7 डेज का ही टाइम होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास हैं ग्रीवियंस रेजोल्यूशन मेथड्स। सो ग्रीवियंस रेजोल्यूशन मेथड्स हमें बताते हैं कि ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये हम फुल फ्लेज टॉपिक ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग वो है जहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी में एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और एक पार्टी में मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो आपस में फेस टू फेस मिल के एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं और अपनी डिमांड्स को मनवाने की कोशिश करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यही मेथड हो गया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। सेकेंड हमारे पास है कंसीलिएशन। सो कंसीलिएशन मेथड क्या है? इस मेथड में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करती हैं। यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ कोई जजमेंट पास करवाना उनका पर्पस नहीं है। यहाँ पे उनका बेसिकली पर्पस क्या है, वो अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि वो साथ में ये भी बता देते हैं कि अगर हमने ये किया तो वो किस वजह से किया, आपने ऐसा किया था तो हमने ऐसा किया। सिमिलरली मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयज़ को बताती है कि आपके इस एक्शन की वजह से हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पे जब वो एक दूसरे के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उनका पर्पस क्या है कि एक दूसरे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ताकि इन फ्यूचर दोनों का ही वो जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सके। देन नेक्स्ट हमारे पास मेथड है आर्बिट्रेशन मेथड। सो आर्बिट्रेशन मेथड में क्या है, एक पर्सन है आर्बिट्रेटर, ऑब्वियसली ये एक थर्ड पार्टी है जिसको अपॉइंट किया जाता है जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। ये जो थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाती है आर्बिट्रेटर की फॉर्म में, यूजुअली ये एक किसी पर्टिकुलर एरिया का जो एक्सपर्ट है उसको ही अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंटेंट आर्बिट्रेटर है तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंशियल डिस्प्यूट में आप अपॉइंट करेंगे। अगर कोई मेडिकल डिस्प्यूट है तो उस केस में एक डॉक्टर को आप एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। और सिमिलरली अगर कोई इशू जो है वो लीगल नेचर का है तो आर्बिट्रेटर जो है वो एक लीगल एक्सपर्ट ही होगा। तो यहाँ जो आर्बिट्रेटर एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है उसके पास हम जो अपने ग्रीवियंसेस हैं लेके जाते हैं, तो आर्बिट्रेटर अपने एक्सपर्ट एडवाइस आपको प्रोवाइड करता है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करता है। एंड देन नेक्स्ट मेथड इज एडजस्टिकेशन। Adjudication generally refers to the process of decision making that involves a neutral third party with the authority to determine a binding resolution through some form of judgment। जहाँ पे एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, न्यूट्रल मीन्स कि वो ना तो वो एम्प्लॉयज़ के साइड को फेवर करते हैं ना वो एम्प्लॉयर को फेवर करते हैं, वो न्यूट्रल हैं। तो वो अपना जो डिसीज़न है उस पर्टिकुलर ग्रीवियंस को लेके वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी डिसीज़न वो देंगे वो दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। सो इस मेथड में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑब्वियस सी बात है वो इसलिए प्रेजेंट किए जाते हैं कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को प्रूव करने की कोशिश करती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करती है। तो अल्टीमेटली जो एडजस्टिकेशन है बेसिकली इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लोग कोर्ट केस कर देते हैं, स्यू कर देते हैं एक दूसरे को, दैट कम्स अंडर एडजस्टिकेशन। तो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगा के हम अपनी तरफ केस को जितवाने की कोशिश करते हैं, अपने फेवर में रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टिकेशन। इस तरह का मेथड जो है ये बाकी मेथड्स के कंपैरेटिवली ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है और एज वेल एज इसमें डिलेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल
प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ ग्रीवियंस प्रोसीजर। अब ग्रीवियंस प्रोसीजर को अच्छे से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं? इसमें फर्स्ट है हमारे पास कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा ग्रीवियंस का प्रोसीजर हमने अपनी कंपनी में सेट किया है, ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया है, वो हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। स्टैट्यूटरी तो हमारी कंपलसरी प्रोविजंस है जो लॉ की तरफ से हैं, तो उसके साथ कंपैटिबल हमारा होना चाहिए प्रोसीजर। उसके कोई भी जो हमने प्रोसीजर सेट किया है उसका कोई भी कंडीशन या रूल रेगुलेशन स्टैट्यूटरी कंडीशंस के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगिटी कहती है कि जो ग्रीवियंस प्रोसीजर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो इजीली समझ में आ जाए। देन सिंप्लिसिटी, ग्रीवियंस प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी फटाफट से समझ में आ जाए, और उसमें स्टेप्स जितने हो सके उतने कम होने चाहिए, कि एम्प्लॉयज़ को भी क्लियर होना चाहिए कि उसके कंसर्न्ड ऑफिसर्स कौन से हैं, वो अपने ग्रीवियंस को, अपनी शिकायतों को कहाँ लेके जा सकता है। देन इज प्रॉम्प्टनेस, ये हमें कहता है कि ग्रीवियंस प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ट्रेनिंग हमें बताती है कि ग्रीवियंस प्रोसीजर को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए इस चीज़ की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंसेस को सॉल्व कर सकें। एंड लास्ट इज़ फॉलो अप। सो ये हमें बताता है कि जो हमारा ग्रीवियंस का जो प्रोसीजर है उसको हमें रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए, और जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़े इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस करने की तो वो टाइम टू टाइम चेंजेस हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने प्रोसीजर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग। जब हमने इस तरह का ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर पूरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एग्जीक्यूट किया है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इस तरह करने के फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट कैन नो द एम्प्लॉयज़ फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अबाउट दी कंपनीज पॉलिसीज। इस तरह से जो मैनेजमेंट है उसको अपने एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी ओपिनियंस हैं, जो उनके सोच है कंपनी की पॉलिसी को लेके, वो पता चलती रहती है। यानी कि आपके एम्प्लॉय आपको जब शिकायत करेंगे, कोई कंप्लेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उसकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। With the existence of grievance handling procedure, the employees get a chance to express his feelings. इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को भी एक मौका मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। It keeps in check on the supervisor's attitude and behavior towards their subordinates. ये एक मेथड है जिसमें जो सुपरवाइजर्स हैं उनके एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर एक चेक लगाया जाता है, एक कंट्रोल लगाया जाता है कि वो किस तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पेश आते हैं। तो ऑब्वियसली ग्रीवियंस हैंडलिंग में जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि वो मिसबिहेव ना करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी हाई विद द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। हमारा ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर बढ़िया होगा, इफेक्टिव होगा, तो उससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी मोरल जो है वो हाई रहता है और वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो क्या है? फर्स्ट इज प्रोसीजर कैन बी लेंथी एंड कॉस्टली। ऑब्वियसली ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर हमारा लेंथी भी हो सकता है, कॉस्टली। इसमें हमें एक्स्ट्रा, इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी कि कंपनी को। और हो सकता है कि प्रोसीजर ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देन सेकेंड इज़ लैक ऑफ स्किल्ड पीपल टू डील विद द ग्रीवियंस एट एवरी स्टेज की वजह से। हमने पीछे पढ़ी है कि अलग अलग स्टेजेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ लिया उसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो वो उसमें HODs को भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व रेफ़र कर सकते हैं। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते तो ग्रीवियंस कमेटी के पास भी प्रॉब्लम जाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाती है। तो उसमें पॉइंट हमारा ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व ही रह जाएंगी अगर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो हमने लोग अपॉइंट किए हैं दे आर नॉट स्किल्ड। अगर वो ही स्किल्ड नहीं है तो इतना प्रोसीजर सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन इज फाइनल डिसीजन कैन बी विदहेल्ड बाय द मैनेजमेंट, दिस कॉज फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। सो कई बार ऐसा होता है कि ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर के दौरान जो डिसीजन आता है किसी भी स्टेज पे आए वो फाइनल डिसीजन हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में हो। तो कई बार मैनेजमेंट जो है वो उस डिसीजन को मतलब उस पर एक तरह से रोक लगा देती है, उसको जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करवाती। तो जब एम्प्लॉय को पता होता है कि रिजल्ट मेरे फेवर में है, डिसीजन मेरी फेवर में है, लेकिन उसको फिर भी इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जो है वो आ जाती है।
and then members may not react promptly and become dependent on the union to look after all the issues. जो members हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कई बार जो है वो फटाफट से प्रॉब्लम्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, रीज़न बीइंग कि वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि यूनियन हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगी, हमें ज़्यादा इसमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉल्व नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। थैंक यू।